जिस तरीके का कट्टरवाद इस समय भारत में फैल रहा है, ये अमेरिका, सिंगापुर, चाइना या इजराइल में क्यों नहीं है? जिस तरीके का मजहबी उन्माद फैल रहा है भारत के हर थाने में, हर तहसील में, हर जिले में, ऐसा बाकी अन्य देशों में क्यों नहीं है? कभी आपने सोचा? मैं बार बार कहता हूं, ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन अगर गाड़ी खराब हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती। डॉक्टर बहुत अच्छा हो लेकिन दवा घटिया हो, शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता, बीमारी ठीक नहीं होगी। मिस्त्री बहुत अच्छा हो लेकिन बिल्डिंग मटेरियल अगर खराब हो, आपका घर मजबूत नहीं बन सकता, घर सुरक्षित नहीं बन सकता। इसी तरीके से शासक बहुत अच्छा हो, सांसद विधायक बहुत अच्छे हों, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर कानून घटिया हो तो ना अराजकता कम होगी, ना अलगाववाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न माओवाद कम होगा, न नक्सलवाद कम होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। और आप आज के ज़माने में तो बिल्कुल असंभव है, जबकि विदेशों से भारत में हर साल हजारों करोड़ रुपए की फंडिंग हो रही है। 2010 में कांग्रेस की सरकार ने भारतीयों को विदेशी फंडिंग दिलवाने के लिए, देश विरोधियों को विदेशी फंडिंग दिलवाने के लिए, माओवादियों को विदेशी फंडिंग दिलवाने के लिए, नक्सलियों को विदेशी फंडिंग दिलवाने के लिए, कट्टरपंथियों को विदेशी फंडिंग दिलवाने के लिए, मजहबी उन्माद फैलाने वालों को विदेशी फंडिंग दिलवाने के लिए कानून बनाया था, FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। वो कानून आज भी चल रहा है। तो जब वो कानून आज भी चल रहा है तो विदेशी फंडिंग आज भी हो रही है। और इस विदेशी फंडिंग की पूरी थाली अलगाववादी खा रहे। लेकिन हमारे जो इस समय राष्ट्रभक्त अपने आप को कहने वाले, सनातन के रक्षक कहने वाले हैं, उनको थोड़ा उसमें जूठन मिल रहा है। थाली खा रहे अलगाववादी, थाली खा रहे माओवादी, थाली खा रहे नक्सलवादी, विदेशी फंडिंग की थाली खा रहे मजहबी उन्माद फैलाने वाले। तो वो तो इसका विरोध करेंगे नहीं, उनको तो बढ़िया, उनको तो फंडिंग हो रही है। विरोध किसको करना चाहिए? जो कहते हैं मैं तो देशभक्त हूं, जो मैं राष्ट्रभक्त हूं, मुझे देश की चिंता है, उनको विरोध करना चाहिए। लेकिन वो भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि थोड़ी थोड़ी जूठन उनको भी मिल रही है। 1 करोड़ मिल रहा है अलगाववादी को, तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो अपने आप को सनातन संरक्षक कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, उनको मिल जा रहा है। इसके चक्कर में बोल नहीं रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक विदेशी फंडिंग बंद नहीं होगी तब तक इस देश में अराजकता कम नहीं होगी। जब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक अलगाववाद, कट्टरवाद, माओवाद, नक्सलवाद, मजहबी उन्माद कम नहीं होगा। जब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक देश विरोधी कोई भी गतिविधि कम नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले जरूरत है उस FCRA कानून को खत्म करने के लिए, जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया था। उस पर काम नहीं हुआ, उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है। बस सुबह से लेकर शाम तक बता रहे ये हो गया, वो हो गया। अरे ये जो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, भगवान शिव का मजाक उड़ा रहे हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि वो पेड है, वो पेड एम्प्लॉई है। अरे भाई, कोई नौकर रखता है, तनख्वाह देता है, तो चाहता है ना कि उसका नौकर पूरा ईमानदारी से काम करे। तो ये जितने आपको दिख रहे इस समय टीवी में, सोशल मीडिया में, फेसबुक, ट्विटर पे, ये सारे पेड हैं, विदेशों से पेड हैं। इनके NGO को विदेशी फंडिंग हो रही है। अगर ये मजाक नहीं उड़ाएंगे, हिंदू धर्म के बारे में नहीं उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, भगवान शिव के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, देश विरोधी बातें नहीं करेंगे, इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, इनको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये सबसे जरूरत है। हम जो उनकी निंदा तो करते हैं लेकिन हम पीछे वो मोटिव नहीं देखते कि वो ऐसा बोल क्यों रहे। आखिर भारत में रह के भारत की जड़ क्यों खोद रहे? भारत में रह के भारतीयों के खिलाफ जहर क्यों उगल रहे हैं? भारत में रह के सनातन धर्म को बर्बाद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि पैसे के लिए। उनको पैसा आ रहा है, उनके NGO को पैसा आ रहा है, डायरेक्ट पैसा आ रहा है, इनडायरेक्ट पैसा आ रहा है, कैश में पैसा आ रहा है, FCRA से पैसा आ रहा है, हवाला के जरिए आ रहा है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है, खाड़ी देशों से FCRA के जरिए भी आ रहा है, पश्चिम देशों से FCRA के जरिए आ रहा है। ये फंडिंग जब तक बंद नहीं होगी, मैं फिर से कह रहा हूं, कितनी भी आप चीख चिल्लाहट कर लीजिए, कितना भी आप ट्विटर ट्रेंडिंग कर लीजिए, कितना भी आप सोशल मीडिया में आप कर लीजिए, कोई भी देश विरोधी गतिविधि कम नहीं होगी। दूसरी बात, मैं बार बार फिर से कहता हूं,
हम संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दें तो कम से कम 10,000 सफेदपोश ये देश छोड़ के भाग जाएंगे। ओवैसी भी भाग जाएंगे, राहुल गांधी भी भाग जाएंगे, और कह रहा हूं, नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं 10,000 सफेदपोश भारत छोड़ के भाग जाएंगे। केवल एक कानून बना दे कि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति आधार से लिंक करेंगे, बस इतना ही करना है। चलो माना कि कुछ लोग इधर वाले भी जय श्री राम बोलने वाले, भारत माता की जय बोलने वाले, वंदे मातरम बोलने वाले भी फंसेंगे, तो फंसेंगे भाई। जिसने भी लूटा है, जो भी पाखंड कर रहा है, उसको तो जेल जाना चाहिए। लेकिन चंद चोरों को बचाने के चक्कर में डकैत बाहर घूम रहे, चंद चोरों को बचाने के चक्कर में। ये प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ऐसे ऐसे लोगों की बेनामी संपत्ति और हजारों करोड़ की पकड़ में आएगी जिसको आप ईमानदार मानते हैं, जिसको आप समझते हैं बड़ा ईमानदार है, ये तो बड़ा देशभक्त है, ये तो बड़ा समाजवादी है, ये तो बड़ा अंबेडकरवादी है, ये तो बड़ा गांधीवादी है। उनकी पोल खुल जाएगी। मैं जानता हूं ऐसे चप्पल पहनने वालों को, जो सिंपल सा कुर्ता धोती है चप्पल पहनते हैं, वास्तव में हजार हजार करोड़ के मालिक हैं वो। उनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। और ये खाने वाला दांत तभी पता चलेगा जब कानून बनेगा प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए। अभी आपने केजरीवाल को देखा होगा, बड़े ईमानदार चप्पल पहनने वाले, उनका जो सत्येंद्र जैन, वो भी साधारण सा चप्पल पहनने वाले। मिला ना सोना चांदी, सब मिल गया ना। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि 2019 में मैंने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए पीआईएल फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में। ये 2022 चल रहा है। दिल्ली सरकार ने आज तक ये नहीं कहा कि हाँ वो प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि जितने लुटेरे थे, डकैत थे अलग अलग पार्टियों में, सारे डकैतों का अड्डा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी। सारे डकैत आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी आज तक संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून नहीं बनाई। छोटी छोटी बात में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र केजरीवाल ने बुलाते रहे। हर छोटी छोटी बात में, कभी इनकी निंदा करने के लिए, कभी उनका निंदा करने के लिए, कभी किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए विधानसभा का सत्र। कम से कम मैं तो मुझे याद है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, कम से कम ये 20 बार विधानसभा का विशेष सत्र बुला चुके हैं। मैं तो केजरीवाल साज कहता हूं, आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाओ और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए रेजोल्यूशन पास करो। समझ में आ जाएगा कौन का दूध, कौन का पानी है। लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। कहने को मैं कट्टर ईमानदार कट्टर हूं, लेकिन एक कानून बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्योंकि जैसे ही बना देंगे ना, सारा ईमानदारी का चोला, वैसे ईमानदारी का चोला उतर चुका है, लेकिन संपत्ति को आधार से लिंक करते ही पूरी तरीके से वो चोला बाहर आ जाएगा। पूरा चेहरा खुल जाएगा कि एक्चुअल में क्या है, कर क्या रही है। और ये जितने भी आपको टीवी पे नजर आ रहे हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी, उधर वाले तो बोलेंगे नहीं भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बनाओ, लेकिन इसमें इधर वाले भी नहीं बोल रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ दाल में काला है। वो खुद भी, क्यों मैं बार बार कह रहा हूं, एक भी देश विरोधी गतिविधि ऐसी नहीं है जिसकी फंडिंग विदेशों से नहीं हो रही। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं बॉर्डर पे, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, अब घूस दे के वोटर आईडी बनवा लेते हैं। तो जब तक घूसखोरी बंद नहीं होगी तब तक घुसपैठ बंद नहीं होगी। लेकिन हमारे बहुत सारे देशभक्त, बहुत सारे राष्ट्रभक्त घूसखोरी की बात तो करते हैं, घुसपैठ की बात तो करते हैं, लेकिन घूसखोरी की बात नहीं करते। रोहिंग्या बांग्लादेशी चिल्लाते हैं, रोहिंग्या निकालो, बांग्लादेशी निकालो। कभी ये नहीं कहेंगे घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाओ, क्योंकि उनकी दुकान भी इसी में चल रही है। उनकी दुकान भी कुछ न कुछ चल रही है। अब बाकी आप खुद समझ लीजिए। धर्मांतरण जो है समस्या, पूरी की पूरी फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही, हवाला के जरिए। धर्मांतरण के लिए विदेशों से, पश्चिम देशों से फंडिंग हो रही है एफसीआरए के लिए। सुबह से शाम तक धर्मांतरण की बात करते हैं, वहां धर्मांतरण हो गया, वहां धर्मांतरण हो गया, वहां पे मुस्लिम बना दिया, वहां पे ईसाई बना दिया, सब बातें करेंगे। लेकिन धर्मांतरण की बात करने वाले कभी विदेशी फंडिंग रोकने की बात नहीं करेंगे, एफसीआरए कानून खत्म करने की बात नहीं करेंगे, हवालाबाजों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनको फांसी देने की बात नहीं करेंगे। क्यों?
क्योंकि थोड़ा बहुत जूठन उनको भी मिल रही है। जो घुसपैठ की बात करे लेकिन घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून की बात न करे, तो मान लीजिए ये पाखंड कर रहा है, ये भी पैसा लेता है। जो आदमी धर्मांतरण की बात करे लेकिन धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून की बात न करे, विदेशी फंडिंग रोकने की बात न करे, एफसीआरए खत्म करने की बात न करे, तो तय मान लीजिए इसका भी एनजीओ है, ये भी पैसा ले रहा है। खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के दांत अलग हैं। इंडियन पिनल कोड में आप लोग गूगल करिएगा, चैप्टर 15 इंडियन पिनल कोड में है, चैप्टर 15 ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। वो चैप्टर 15 केवल धर्म से संबंधित अपराधों के लिए ही बना हुआ है। अगर उसमें केवल 2 सेक्शन जोड़ दें तो धर्मांतरण पूरे देश में अपराध हो जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा। फिर राज्यों को बनाना नहीं पड़ेगा, राज्यों को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई पार्लियामेंट से हो गया। लेकिन क्या होगा, धर्मांतरण की बात हो रही है, यहां धर्मांतरण हो रहा है, वहां धर्मांतरण हो रहा है, वहां आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है, वहां SC ST का धर्मांतरण हो रहा है, गरीबों का हो रहा है, सब हो रहा है, सब बात हो रही है। लेकिन उस इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 15 को बदलने की बात नहीं हो रही है। अब आप मुझे बताओ, निंदा करने से धर्मांतरण रुकेगा क्या? तू मैं करने से धर्मांतरण रुकेगा क्या? सुबह से शाम तक केवल सोशल मीडिया में ट्वीट करने से फला फला जगह धर्मांतरण हो गया, उससे धर्मांतरण रुकेगा क्या? अरे धर्मांतरण तब तक नहीं रुकेगा जब तक धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा, और धर्मांतरण के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको तरीका बता दिया, चैप्टर 15 इंडियन पेनल कोड, उसी में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है, धर्मांतरण अपराध हो जाएगा। धर्मांतरण तब तक नहीं रुकेगा जब तक पश्चिम देशों से जो मिशनरियों की फंडिंग आ रही है एफसीआरए के जरिए, वो खत्म नहीं होगी। फंडिंग तभी रुकेगी जब एफसीआरए कानून खत्म होगा। धर्मांतरण तभी रुकेगा जब जिहादियों की, जो खाड़ी देशों से जिहादियों की फंडिंग हो रही है हवाला के जरिए, वो रुकेगी। जब खाड़ी देशों से हवाला की फंडिंग तभी रुकेगी जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी। जब तक ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा हवाला होता है, जितना ज्यादा हवाला होता है उतनी ज्यादा अराजकता होती है। तो अगर आपको हवाला रोकना है तो हवाला खिलाफ कठोर कानून ही बनाना पड़ेगा, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करनी पड़ेगी। भारत में कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, शिवलिंग का मजाक बनाया। क्यों बनाया? अरे कानून घटिया इसलिए बनाया। आज तक हमने हेट स्पीच को डिफाइन नहीं किया। हेट स्पीच के नाम पे कितने लोगों को जेल भेज दिया, हेट स्पीच के नाम पे भगवान जाने क्या क्या हो गया। हेट स्पीच क्या होती है डिफाइन ही नहीं किया गया। इसीलिए पुलिस जिसको चाहती है उसको जेल भेज देती है, उसके खिलाफ एफआईआर कर देती है, जिसको नहीं चाहती उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होता। भाई कोई एक नेता अगर कोई फैक्ट बताता है कि भाई फला किताब में ये लिखा हुआ है कि शादी करने की उम्र इतनी थी, उन्होंने इतनी साल की अवस्था में इतनी साल की छोटी बच्ची से शादी किया, यही तो बताया और वो किताबों में लिखा हुआ है। अपनी तरफ से कुछ जोड़ के नहीं बताया, अपनी तरफ से कुछ कह के नहीं बताया, जो किताब में लिखा उसी को बता दिया। तो भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग एफआईआर हो गई और सैकड़ों वीडियो घूम रहे जहां कोई 1 करोड़ का इनाम दे रहा है मर्डर करने का, कोई कह रहा है इसका गला काटो तो हम इसको ये कर देंगे, कोई कह रहा है इसको हम मुजरा नचाएंगे, कोई कह रहा है हम फला कर देंगे, कोई कह रहा है इसका हम ये कर देंगे। उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। हेट स्पीच डिफाइन ही नहीं है। हमने कानून में ये कहीं लिखा ही नहीं है कि किसी के ऊपर इनाम रखने पे उसको हम सजा देंगे। तो लोग इनाम रखे जा रहे हैं, कोई 10 लाख इनाम दे रख रहा है, कोई 20 लाख इनाम रख रहा है, कोई 50 लाख इनाम रख रहा है। फला को मार दो 1 करोड़ इनाम दूंगा, फला को मार दो 5 करोड़ इनाम दूंगा। लेकिन कानून चूंकि डिफाइन ही नहीं है। अरे भैया, किसी को आदमी कह रहा है कि फला आदमी को मारो तो मैं 1 करोड़ दूंगा, तो एक तरीके से मारने के लिए उकसा रहा है ना। अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर में चूंकि 1860 में इंडियन पिनल कोड बना, तो अटेम्प्ट टू मर्डर में कहीं ये लिखा ही नहीं है कि किसी के ऊपर इनाम रखना, किसी के गर्दन पे इनाम रखना, किसी के सिर पे इनाम रखना, ये भी अटेम्प्ट टू मर्डर है। एक्चुअल में ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। अगर मैं कहूं कि भाई आपको मार दो, जो आपको मारेगा उसको मैं 1 करोड़ इनाम दूंगा, तो मैं आपके हत्या का प्रयास तो करवा रहा हूं ना। तो एफआईआर होना चाहिए, लेकिन एफआईआर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडियन पिनल कोड में कहीं लिखा ही नहीं है।
कि अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रोविजन तो है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी के ऊपर इनाम रखना भी अटेम्प्ट टू मर्डर है, इसलिए पुलिस एफआईआर नहीं करती। और एफआईआर कर भी लेगी तो बाद में छूट जाएगा, बाइज्जत बरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोर्ट तो कानून देखेगी, कानून में लिखा क्या है उसके हिसाब से अपना इंटरप्रिटेशन करेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक कोई भी देश विरोधी गतिविधि कम नहीं होगी। अलगाववाद कम नहीं होगा, माओवाद कम नहीं होगा, नक्सलवाद कम नहीं होगा, कट्टरवाद कम नहीं होगा, मजहबी उन्माद कम नहीं होगा, धर्मांतरण कम नहीं होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। और विदेशी फंडिंग तभी रुकेगी जब एफसीआरए कानून खत्म हो और 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो और हवालाबाजों को फांसी देने के लिए कानून बने। दुनिया के कई देशों में हवाला करने वालों को फांसी दी जाती है, चाइना में फांसी दी जाती है और अमेरिका में 300 साल 400 साल सजा होती है जो हवाला मनी लॉन्ड्रिंग करता है। हमारे देश में केवल 3 से 7 साल सजा है। दूसरा, आपने कभी सोचा कि माल्या ने लूटा? माल्या की चर्चा हुई, चौकसी की चर्चा हुई, नीरव मोदी की चर्चा हुई, इनकी चर्चा होती है। इन्होंने कितना लूटा? किसी ने 1000 करोड़, किसी ने 2000 करोड़, किसी ने 3000 करोड़। माल्या ने लूटा तो सबको पता है, उसने लूटा और अय्याशी किया। चौकसी ने लूटा तो अय्याशी किया। नीरव ने लूट के अय्याशी किया। कभी आपने सोचा कि ये जो अब्दुल करीम तेलगी था जिसने 20,000 करोड़ लूटा था, उसने वो पैसा क्या किया? ये हसन अली ने जो 37,000 करोड़ रुपए लूटा, उस पैसे का क्या किया? उसने तो अय्याशी नहीं किया, उसने तो जहाज नहीं खरीदा, उसने तो लड़कियों के ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, उसने तो जो और भी घटिया काम होते हैं उन पे तो नहीं किया। वो तो शराब भी नहीं पीने वाले लोग। पैसा गया कहां? सोचिएगा। माल्या ने लूटा तो अय्याशी किया, अब्दुल करीम तेलगी ने 20,000 करोड़ लूटा तो सिमी जैसे जिहादी संगठनों को दान कर दिया। नीरव मोदी ने लूटा तो अय्याशी किया, हसन अली ने 37,000 करोड़ लूटा तो सिमी जैसे संगठनों को दान कर दिया। चौकसी ने लूटा तो अय्याशी किया, मोइन कुरैशी ने लूटा तो सिमी जैसे संगठनों को दान कर दिया। अरे जब भारत में ही 37,000 करोड़, 20,000 करोड़, 10,000 करोड़ इतना पैसा इकट्ठा कर करके दान दिया जा रहा है, तो विदेशी फंडिंग एक बार बंद भी हो जाएगी तो अंदर से इतनी फंडिंग हो रही है। जो फंडिंग, जो यहाँ पे काला धन जनरेट हो रहा है, जो यहाँ पे हवाला हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी रकम देश विरोधी कामों में जा रही है। तो हम देश विरोधी गतिविधियों की बात करते हैं, वो कहते नहीं, बीमारी की चर्चा कर रहे हैं, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, लेकिन कैंसर का इलाज कैसे होगा उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। और एक बात और, बुखार में तो आपकी एक पैरासीटामोल खाने से बीमारी ठीक हो सकती है। भाई बुखार हुआ, एक पैरासीटामोल खा लिया, एक आधा और टैबलेट खा लिया, ठीक हो गया। लेकिन जहां कैंसर हो गया हो या किडनी फेल हो गई हो, तो वहां पैरासीटामोल खाने से, कोई टैबलेट खाने से ठीक होगा क्या? नहीं होगा। जब हमारे देश में जिहाद, कट्टरवाद, मजहबी उन्माद, नक्सलवाद, माओवाद, खालिस्तान पूरी तरीके से कैंसर का रूप ले चुका है, कश्मीर का अलगाववाद, पूर्वोत्तर का अलगाववाद, तो फिर एक दो काम करने से बात नहीं बनेगी। एक दो दवा खाने जैसे कैंसर ठीक नहीं होता, एक टैबलेट खाने से कैंसर या किडनी ठीक नहीं होती है। उसके लिए कई चीजें करनी पड़ती हैं, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, कीमोथेरेपी भी करनी पड़ती है। वैसे इस देश में जो समस्याएं चल रही हैं, उसके लिए आपको एफसीआरए कानून भी खत्म करना पड़ेगा, हवाला खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, और जो भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट हो रही है इसको रोकना पड़ेगा। भारत के अंदर हर साल लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। केंद्र और राज्य का टोटल बजट 70 लाख करोड़ है। केंद्र और राज्य का टोटल बजट 70 लाख करोड़। और ये तो आप भी मानते हैं कि बजट का 20% पैसा घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में चला जाता है। अगर 20% पैसा घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली में जा रहा है और 70 लाख करोड़ बजट है, तो सीधे सीधे 14 लाख करोड़ आपका ब्लैक मनी बन गया भारत के अंदर। विदेशों से जो आ रहा है उसको छोड़िए, पहले भारत के अंदर देखिए, 14 लाख करोड़ ब्लैक मनी जनरेट हो गई। इस 14 लाख करोड़ में माल्या टाइप के लोग भी ले जा रहे हैं, नीरो टाइप के लोग भी जा रहे हैं, चौकसी टाइप के लोग भी ले जा रहे हैं,
अय्यासी कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं, फार्म हाउस खरीद रहे हैं, स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, बड़े बड़े बंगलो बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस 14 लाख करोड़ में हसन अली जैसे लोग भी तो ले रहे हैं, मोइन कुरैशी जैसे लोग भी तो ले रहे हैं, अब्दुल करीम तेलगी जैसे लोग भी तो ले रहे हैं, जो केवल केवल लूट रहे हैं और देश विरोधी संगठनों की फंडिंग कर रहे हैं। तो जब तक विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी और भारत के अंदर जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है ये नहीं बंद हो रहा है, ये नहीं बंद होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कुछ नहीं होगा। टीवी पे चर्चा हो जाएगी, सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग हो जाएगी, 2-4 लोग ट्वीट कर देंगे, मैं भी ऐसे बातें कह दूंगा, होगा कुछ नहीं, एक्चुअल में कुछ नहीं होगा। और हम जिस गति से विकास कर रहे हैं उससे कई गुना तेजी के साथ हम विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संस्कृति के विनाश की तरफ हम बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और उस विनाश का मूल कारण होगा भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट की चर्चा कई बार हो चुकी है। 2% जमीन हमारे पास, 4% हमारे पास पानी है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है, इसके बावजूद भी कानून की बात नहीं हो रही है। अरे भाई, भारत के सब लोग मर्डर नहीं करते ना, फिर भी मर्डर का कानून है। भारत में सब लोग बलात्कार नहीं करते, फिर भी बलात्कार का कानून है। भारत में सब लोग ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ते, फिर भी ट्रैफिक रूल तोड़ने पे कानून है, पेनल्टी है, जेल है। भारत में सब चोरी डकैती नहीं करते, फिर भी चोरी डकैती अपराध है। तो भारत में सब लोग जनसंख्या विस्फोट नहीं करते हैं, तो फिर जनसंख्या विस्फोट का अपराध घोषित करने में दिक्कत कहां है? अगर सब लोग हम दो हमारे दो फॉलो कर ही रहे, फिर तो मैं कह रहा हूं आप जनसंख्या विस्फोट करने वालों को 20 साल की जेल सजा कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सब लोग फॉलो कर रहे। जैसे सब लोग अगर ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं तो आप ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को 10 साल सजा दे दो, क्या फर्क पड़ेगा? भाई जो ट्रैफिक रूल तोड़ेगा नहीं उसको सजा होगी नहीं। तो जब सब लोग जनसंख्या नियंत्रण कर रहे हैं, हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं, तो कानून बनाने में दिक्कत कहां है? कोई नेता कह रहे हैं धर्मांतरण की नियंत्रण कानून जरूरत है। अरे क्यों? अगर साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण नहीं हो रहा है तो धर्मांतरण विरोधी कानून कितना भी कठोर बना लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं पकड़ा जाएगा। अगर कोई मर्डर नहीं करता तो मर्डर खिलाफ कितने कठोर कानून बना दो, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई बलात्कार नहीं करता तो बलात्कार के खिलाफ कितना भी कठोर कानून बना दो, कोई पकड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसे कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं कर रहा है, सब फॉलो कर रहे हैं, हम दो हमारे दो, तो कितना भी कठोर कानून बना दीजिए, फर्क क्या पड़ेगा? धर्मांतरण खिलाफ कितना कठोर कानून बना दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई धर्मांतरण नहीं करवा रहा है तो आप घुसपैठ खिलाफ कितना कठोर कानून बना दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? भारत में घुसपैठ ही नहीं है। तो अगर इस देश में सबको पता है कि विशेष स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है, किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, एक नारा लगा था ना, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, वो नारा सही लगा था। जब तक आप एक अफजल मारोगे तब तक तो 100 अफजल तैयार हो चुके होंगे उस पर्टिकुलर स्कूल में। आप एक अलगाववादी को पकड़ोगे तब तक 100 यहां पे 100 लोगों में अलगाववाद की भावना भर दी गई होगी। तो जब तक वो फैक्ट्री जहां से अलगाववाद सिखाया जा रहा है, कट्टरवाद सिखाया जा रहा है, मजहबी उन्माद सिखाया जा रहा है, धर्मांतरण सिखाया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार सिखाया जा रहा है, उसको जब तक आप नहीं रोकोगे तब तक फर्क क्या पड़ेगा? अभी बंगाल में एक आदमी ने अपने 23 साल की बीबी का हाथ काट दिया। क्यों? क्योंकि बीबी पढ़ी लिखी थी, उसको सरकारी नौकरी मिल गई, उसको इतना मंजूर नहीं कि बीबी घर के बाहर निकले। क्या हम ऐसा ही भारत आगे देखना चाहते हैं? अरे जिस गंधार में 9 साल तक कन्या पूजन होता था, जब वो अफगानिस्तान बन गया तो 9 साल में वहां पे निकाह हो रहा है। क्या हम ऐसा ही भारत देखना चाहते हैं? जिस भारत के ननिहाल के में स्वयंवर होता था, महिलाएं पढ़ती थी, केवल पढ़ाई नहीं करती थी, अस्त्र शस्त्र भी की शिक्षा भी लेती थी। रानी कैकेयी तो सेनापति का भी काम संभाल चुकी थी। रानी कैकेयी के नाम आपने सुना होगा। वो कैकेयी की राजकुमारी थी। कैकेयी को पेशावर कहते हैं, यानी जो पाकिस्तान है। तो जिस पाकिस्तान में उस जमाने में लड़कियां पढ़ती थी, लिखती थी, शस्त्र शास्त्र की शिक्षा लेती थी और स्वयंवर करती थी, आज वहां लड़कियों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, बुर्के में कैद हो गई हैं। क्या हम ऐसा ही भारत चाहते हैं? जिस पर्शिया में महिला पुरुष बराबर होते थे, महिलाएं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, डॉक्टर बनती थी, सब कुछ करती थी,
वो ईरान बना है, लड़कियां घर में कैद हो गई हैं। क्या हम ऐसा ही भारत चाहते हैं? एक बार आप लोग इसको सोचिएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, समस्या की चर्चा करके समस्या खत्म नहीं होगी, बीमारी की बात करके बीमारी खत्म नहीं होगी। आपको दवा बनाना ही पड़ेगा, और दवा है अच्छा कानून। जितना अच्छा कानून होगा, जितना कठोर कानून होगा, उतना लोग स्ट्रिक्ट, उतना लोग ठीक से रहेंगे। कानून अच्छा होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, तो नक्सलवाद खत्म होगा, माओवाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, अराजकता खत्म होगी, और सब मिलके भाईचारे के साथ रहेंगे। जितना ज़्यादा हम लिबर्टी देंगे, जितना ज़्यादा हम लिबरल बनने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा अराजकता फैलेगी। और अंत में एक बात कहना चाहूँगा, अगर हम पर्शिया के रास्ते पे चलेंगे तो आज नहीं तो कल ईरान बन जाएंगे, और चीन के रास्ते पे चलेंगे तो आज नहीं तो कल विश्व महाशक्ति बन जाएंगे। सबको पता है कि पर्शिया 100 साल में ईरान बन गया था, और सबको ये भी पता है कि चाइना 1950 में आज़ाद हुआ, 1949 में आज़ाद हुआ, और आज वो विश्व महाशक्ति बन गया। कैसे? क्योंकि उसने कठोर कानून बनाए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कानून बनाया, हवाला को खिलाफ कठोर कानून बनाया, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया, समान शिक्षा समान चिकित्सा लागू किया, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाया, और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया। इसलिए चाइना विश्व महाशक्ति बन गया, और हम आज भी केवल गरीबी दूर कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।